नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 68 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर। भारत में देखिए, आपदाएं तो जैसे रोजमर्रा की बात हो गई हैं। कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, तो कभी साइक्लोन। मतलब इनसे निपटना ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, चुनौती तो है ही। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रल लेवल पर इनसे जूझने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है, कौन है वो एजेंसी जो ये सब देखती है। तो यहीं पर तस्वीर में आती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी एनडीएमए। बिल्कुल, एनडीएमए भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मतलब आपदा प्रबंधन जिसे कहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी संस्था है, एक एपेक्स बॉडी है। और आज हम इसी की जड़ों को खोदेंगे। मतलब ये बनी कैसे, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, और सबसे जरूरी इसका मकसद क्या है ना, इसका विजन क्या है। क्योंकि ये सिर्फ राहत और बचाव का काम नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्या ये हमेशा से थी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। इसकी जरूरत ना धीरे धीरे महसूस की गई। देखिए, पहले क्या होता था, कोई आपदा आई, सरकार ने थोड़ा बहुत राहत कार्य कर दिया और बस मामला खत्म। हाँ, एक तरह से रिएक्टिव अप्रोच था। एग्जैक्टली। कोई लॉन्ग टर्म सोच, कोई प्लानिंग, कोई प्रिवेंशन की बात उतनी नहीं होती थी। लेकिन फिर घटनाएं बढ़ने लगी तो 1999 में सरकार ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई। फिर 2001 में गुजरात में वो जो भयानक भूकंप आया था, उसने तो मतलब हमें बुरी तरह झकझोर दिया था। हाँ, वो तो बहुत ही विनाशकारी था। उसके बाद एक नेशनल कमेटी बनी। इनका काम था कि भाई सोचो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लान्स क्या होने चाहिए, कैसे इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, इफेक्टिव मिटिगेशन मैकेनिज्म्स कैसे बने। ना, ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे हम भारतीय अक्सर करते हैं। मतलब जब तक सिर पे नहीं पड़ती ना, तब तक जागते नहीं। एग्जाम में फेल होने के बाद ही सीरियस पढ़ाई शुरू होती है, या कोई अपना बीमार पड़ जाए तब जाकर हेल्थ इंश्योरेंस की याद आती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन जो असली वेकअप कॉल था ना, वो था 2004 का हिंद महासागर सुनामी। ओह हाँ, सुनामी। उसकी भयावहता, उसका स्केल इतना बड़ा था कि सरकार को लगा कि अब बस ये कमेटी से काम नहीं चलेगा, अब एक स्थायी, एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है। और यहीं से भारत के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में एक बड़ा कदम उठाया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास किया गया। अच्छा, 2005 में? हाँ, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था। ये दिखाता है कि कैसे बड़े संकट, बड़ी आपदाएं कभी कभी पूरे सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे आप देखें, कोई बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी एकदम से कितनी बदल जाती है, कितनी सख्त हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो 2005 में एक्ट बना और फिर एनडीएमए की स्थापना हुई। लेकिन सोर्स में एक छोटी सी मतलब पेचीदगी दिख रही है। हाँ, क्या लिखा है कि एनडीएमए का गठन तो मई 2005 में ही हो गया था, पर एक्ट के तहत इसे सितंबर 2006 में नोटिफाई किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? ये 2 तारीखें क्यों हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। सही पकड़ा आपने। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। एनडीएमए का जन्म ना 2 चरणों में हुआ। सुनामी के तुरंत बाद जरूरत महसूस हुई तो सरकार ने एक्ट पास होने का इंतजार नहीं किया। मई 2005 में एक कार्यकारी आदेश, मतलब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एनडीएमए बना दिया। अच्छा, मतलब एक्ट आने से पहले ही? हाँ, पहले ही। ये समझिए कि जैसे कहीं आग लगी है तो आप पहले पानी डालना शुरू करते हैं। ये नहीं सोचते कि पहले फायर ब्रिगेड का नया डिपार्टमेंट बनाएंगे, उसकी भर्ती करेंगे, फिर आग बुझाएंगे, है ना? हाँ, बात तो सही है। तो ये एक फौरी जरूरत पूरी करने जैसा था, एक तरह का एड हॉक अरेंजमेंट। मतलब एक टेम्पररी जुगाड़ जैसा, हाँ कह सकते हैं। लेकिन एक जरूरी जुगाड़ था उस वक्त। फिर जब संसद ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास कर दिया तो सितंबर 2006 में उसी एक्ट के प्रावधानों, मतलब प्रोविजंस के तहत एनडीएमए को विधिवत, फॉर्मली अधिसूचित यानी नोटिफाई किया गया। अच्छा, तो 2006 में वो फॉर्मल हुआ? एग्जैक्टली। इससे क्या हुआ? इससे एनडीएमए को एक कानूनी आधार मिल गया, एक लीगल बैकिंग। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये सिर्फ एक सरकारी आदेश से बनी संस्था नहीं रही, बल्कि संसद के कानून से बनी संस्था बन गई, जिसके पास अपनी शक्तियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं और एक स्थायी अस्तित्व है। अब ये फायर ब्रिगेड का एक परमानेंट डिपार्टमेंट बन गया, सिर्फ पानी फेंकने वाली टेम्पररी टीम नहीं रही। समझ गया। और ये संस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इसका बॉस कौन है? एनडीएमए केंद्रीय गृह मंत्रालय,
यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रशासनिक नियंत्रण एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। गृह मंत्रालय। अच्छा, हाँ, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर भी रखा जा सकता था शायद। हाँ, लॉजिकल लगता है। लेकिन होम मिनिस्ट्री के तहत रखने का मतलब है कि इसे नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस के नजरिए से देखा जा रहा है। ये एंगल तो सोचा ही नहीं। इससे इसे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी आसानी होती है, जो आपदा के समय बहुत क्रिटिकल होता है। सोचिए, बाढ़ में लोगों को निकालने के लिए या कहीं भगवान न करे दंगा फसाद जैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इन फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। हाँ, पड़ती तो है। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर होने से ये कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का लॉजिक समझ आ गया। अब इसमें होता कौन कौन है? ये जो अथॉरिटी है, इसमें चेहरे कौन है? मतलब कॉम्पोजिशन क्या है इसका? देखिए, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके अलावा अधिकतम मैक्सिमम 9 सदस्य मेंबर्स हो सकते हैं। एक चेयरपर्सन और 9 सदस्य, मतलब कुल 10 लोग। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग इस अथॉरिटी का हिस्सा हो सकते हैं। और चेयरपर्सन ये कौन होते हैं? क्या कोई रिटायर्ड अफसर या कोई आपदा प्रबंधन का बड़ा एक्सपर्ट? नहीं, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इसके पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। प्रधानमंत्री? हाँ, अरे वाह। हाँ, एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो अपने आप ही एनडीएमए का चेयरपर्सन बन जाएगा। ये दिखाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देश में सर्वोच्च प्राथमिकता, हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। जब देश का पीएम खुद इस संस्था को हेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके फैसलों को लागू करवाने के लिए उच्चतम स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल मौजूद है। हाँ, ये तो है। ये कुछ वैसे ही है जैसे घर में कोई बड़ी मुश्किल आती है ना, तो घर का सबसे बड़ा सदस्य, मुखिया, खुद जिम्मेदारी संभालता है ताकि सब लोग उसकी बात सुने और मिलके काम करें। बिल्कुल सही उदाहरण है, ये तो वाकई बड़ी बात है। और बाकी 9 सदस्य, क्या वो भी मंत्री होते हैं या उन्हें कैसे चुना जाता है? नहीं, बाकी सदस्यों को चेयरपर्सन यानी प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, पीएम ही चुनते हैं। हाँ, सोर्स में उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये सदस्य वो लोग होते हैं जिन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एनवायरनमेंट जैसे रेलेवेंट फील्ड्स का गहरा अनुभव और विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज हो। मकसद ये है कि अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच अपना सकें। और क्या इसमें कोई वाइस चेयरपर्सन भी होता है? उनका क्या रोल है? हाँ, होता है। चेयरपर्सन यानी प्रधानमंत्री इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त, डेजिग्नेट करते हैं। ओके। वाइस चेयरपर्सन का काम होता है चेयरपर्सन की गैर मौजूदगी में उनकी भूमिका निभाना और अथॉरिटी के डे टू डे कामकाज की निगरानी करना। और एक दिलचस्प बात यह है कि वाइस चेयरपर्सन को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, स्टेटस प्राप्त होता है। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा? अरे बाप रे, ये तो काफी पावरफुल पोजीशन हुई। बिल्कुल। और जो बाकी सदस्य होते हैं उन्हें राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा प्राप्त होता है। अच्छा, बाकियों को राज्य मंत्री का? हाँ, और इस दर्जे का मतलब सिर्फ नाम का नहीं होता। इसका मतलब है कि उनके पास सरकारी हायरार्की में अच्छा खासा वजन और प्रभाव, पावर एंड इन्फ्लुएंस होता है। जब उन्हें दूसरे मंत्रालयों, विभागों या राज्य सरकारों के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेट करना होता है ना, तो ये हाई स्टेटस बहुत काम आता है। उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। हाँ, ये तो है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कॉलेज में अगर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सीधे प्रिंसिपल से बात कर सकता है तो उसकी बात का वजन ज्यादा होता है बजाय किसी आम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के। सही है, सही है। स्ट्रक्चर और लोगों की भूमिका समझ आ गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हर बड़ी संस्था का एक सपना होता है, एक विजन होता है कि वो हासिल क्या करना चाहती है। एनडीएमए का एक विजन क्या है? एनडीएमए का विजन स्टेटमेंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बहुत व्यापक है। ये कहता है, एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और टिकाऊ विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना, जिसमें सभी हितधारक शामिल हों और रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति को बढ़ावा मिले। बाप रे, ये तो काफी भारी भरकम वाक्य है। इसमें इतने सारे बज़वर्ड्स हैं, होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, सस्टेनेबल, स्टेक होल्डर्स, मिटिगेशन। आम आदमी के लिए तो ये समझना मुश्किल है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं आसान भाषा में। बिल्कुल, इसे तोड़कर समझना जरूरी है। इसमें कुछ शब्द वाकई चाबी का काम करते हैं। पहला है
होलिस्टिक हम्म। और एकीकृत। होलिस्टिक मतलब ये कि आपदा प्रबंधन सिर्फ बाढ़ आने पर, नाव चलाने या भूकंप आने पर मलबा हटाने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा चक्र है। आपदा आने से पहले क्या करना है, रोकथाम, प्रिवेंशन, तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, जोखिम कम करना, मिटिगेशन। आपदा के दौरान क्या करना है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आपदा के बाद क्या करना है, पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ बुखार की दवा नहीं देता, वो पूरी हेल्थ हिस्ट्री देखता है, लाइफस्टाइल पूछता है, तब इलाज करता है। ठीक है, अगला। सक्रिय, प्रोएक्टिव, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। इंतजार नहीं करना कि आपदा आए और हम रिएक्ट करें, बल्कि पहले से ही एक्शन लेना, कहाँ खतरा है ये जानना, प्लानिंग करना, लोगों को तैयार करना। मतलब प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। एग्जैक्टली जैसे हम बीमार होने का इंतजार नहीं करते, पहले से हेल्थ चेकअप कराते हैं, बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वही सोच यहाँ है। तीसरा, प्रौद्योगिकी संचालित, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। मौसम का सटीक पूर्वानुमान, मतलब वेदर फोरकास्टिंग। आजकल तो फोन पे ही आ जाता है। बिल्कुल। उपग्रहों से निगरानी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, खतरे की जल्दी चेतावनी देने वाले सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, इन सब में टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। जैसे आजकल हमें साइक्लोन आने से कई दिन पहले पता चल जाता है, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। सही बात है। अगला है टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विकास तो करना है, पर ऐसा विकास नहीं जो खुद आपदाओं को न्योता दे। आपदा प्रबंधन को देश की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग से जोड़ना। ऐसी सड़कें, ऐसे घर, ऐसे शहर बनाना जो आपदाओं को झेल सकें। पर्यावरण का ध्यान रखना। जैसे बाढ़ वाले इलाके में अगर आप अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करेंगे, जंगल काट देंगे, तो बाढ़ तो आएगी ही, और ज्यादा भयानक होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज की जरूरतें पूरी हों, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचें और खतरे कम हों। ओके, फिर है सभी हितधारक, ऑल स्टेक होल्डर्स। हाँ, मतलब ये काम अकेले सरकार का नहीं है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, पंचायतें, नगर पालिकाएं, NGOs, प्राइवेट कंपनीज, वैज्ञानिक संस्थान, मीडिया, कम्युनिटी ग्रुप्स और सबसे जरूरी आम नागरिक, सबकी भूमिका है। मतलब सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, सबकी भागीदारी चाहिए। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मोहल्ले को साफ रखना सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है, हर घर की जिम्मेदारी है। सही कहा। और आखिरी है रोकथाम, तैयारी, शमन की संस्कृति, कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन। ये सोच बदलने की बात है। अरे जब आएगी तब देखेंगे वाले एटीट्यूड को बदलना, लोगों में, समाज में, संस्थानों में ये कल्चर बनाना कि हम पहले से तैयार रहें, जोखिम को कम करने के उपाय करें, इसे अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। जैसे ये स्कूलों में फायर ड्रिल होती है। हाँ बिल्कुल, वो इसी कल्चर का हिस्सा है। हमें पता होना चाहिए कि भूकंप आए तो क्या करना है, बाढ़ की चेतावनी मिले तो कहाँ जाना है, घर में एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए। ये कल्चर बनाना है। बहुत अच्छे से समझाया। ये विजन वाकई एम्बिशियस है और ये दिखाता है कि एनडीएमए का काम कितना मल्टीफैसेटेड है। अब इसके उद्देश्यों, मतलब ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं, जो इस विजन को हासिल करने के स्टेप्स हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और लचीलेपन, रिजिलियंस की संस्कृति को बढ़ावा देना। बिल्कुल, ये सीधे सीधे उसी कल्चर वाले पॉइंट से जुड़ता है। इसका मतलब है लोगों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना और नए नए तरीके खोजना, ताकि लोग और समुदाय आपदाओं का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत बने। रिजिलियंट मतलब? रेजिलियंस का मतलब है कि झटका लगने के बाद आप कितनी जल्दी वापस सामान्य स्थिति में आ पाते हैं, कितनी मजबूती से उसका सामना कर पाते हैं। तो इसमें स्कूल, कॉलेज के करिकुलम में डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल करना, गांव मोहल्लों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, मॉक ड्रिल्स करना, सब आता है। जैसे स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं ड्रॉप, कवर, होल्ड भूकंप के समय। हाँ, या परिवारों को इमरजेंसी किट बनाने के लिए इनकरेज करना, जिसमें टॉर्च, फर्स्ट एड, जरूरी कागजात, सूखा खाना वगैरह हो। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एटीट्यूड बदलना है, हेल्पलेसनेस से एम्पावरमेंट की तरफ। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कागज पर होता है या सच में लोगों तक पहुंचता है? मतलब स्कूलों में तो सुना होता है, पर आम जनता तक ये जागरूकता कितनी पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है।
ये एक जायज़ सवाल है और यहीं पर चुनौती भी है। एनडीए में गाइडलाइंस बनाता है, राज्य सरकारों एसडीएमएस और जिला प्रशासनों डीडीएमएस के जरिए इसे लागू करवाने की कोशिश करता है। कम्युनिटी लेवल पर एनजीओज और स्थानीय समूहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, प्रगति हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, पर हाँ, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है ताकि ये कल्चर सच में हमारी रगों में बस जाए। दूसरा उद्देश्य इसी से जुड़ा लगता है। हाँ, दूसरा उद्देश्य है प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल विजडम और पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के आधार पर शमन उपायों, मिटिगेशन मेजर्स को प्रोत्साहित करना। मिटिगेशन यानी आपदा के प्रभाव को कम करना। एग्जैक्टली। ये उद्देश्य कहता है कि इसके लिए हमें 3 चीजों का इस्तेमाल करना है: टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और एनवायरनमेंट। ओके। या बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाना, एम्बैंकमेंट्स बनाना या चेक डैम बनाना, लेकिन साथ ही हमें अपने पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल विजडम को भी महत्व देना है। ट्रेडिशनल विजडम मतलब पुराने नुस्खे। हाँ, कह सकते हैं। पीढ़ियों से लोग आपदाओं के साथ रहते आए हैं, उनके पास अपने आजमाए हुए तरीके होते हैं, जैसे राजस्थान में पानी बचाने के पारंपरिक तरीके या असम में बाढ़ के दौरान वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे घर बनाते ना। हाँ, देखें, चांगघर कहते हैं शायद। बिल्कुल, चांगघर या कच्छ के भूंगा घर जो भूकंप रोधी माने जाते हैं। हमें इस ज्ञान को समझना और इस्तेमाल करना होगा, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। ये दिलचस्प है। और तीसरा पहलू है पर्यावरण, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमें ऐसे उपाय करने जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, जैसे तटों की रक्षा के लिए कंक्रीट की दीवार खड़ी करने के बजाय मैंग्रोव जंगल उगाना। मैंग्रोव? हाँ, मैंग्रोव के जंगल वो नेचुरल शील्ड का काम करते हैं तूफान और सुनामी से बचाने में, और साथ ही बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ाते हैं। तो इन तीनों का बैलेंस जरूरी है: टेक, ट्रेडिशन, एनवायरनमेंट। ये पारंपरिक ज्ञान वाला पहलू वाकई सोचने वाला है। अक्सर मॉडर्न प्लानिंग में से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब तीसरा उद्देश्य, आपदा प्रबंधन को विकासात्मक योजना प्रक्रिया, डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस में मुख्य धारा में लाना। मेन स्ट्रीमिंग, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इसका मतलब है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को एक अलग थलग साइड की एक्टिविटी की तरह नहीं देखना है। अच्छा। हाँ, इसे देश की हर विकास योजना, हर डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनाना है, उसके कोर में लाना है। जब कोई नई सड़क बन रही हो, कोई ब्रिज बन रहा हो, कोई इंडस्ट्री लग रही हो, कोई नया शहर बसाया जा रहा हो, तो प्लानिंग स्टेज पर ही ये सोचना होगा कि यहाँ क्या आपदा का खतरा है और उस खतरे को कैसे कम किया जाए। इसे कहते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR, को डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले पूरी बिल्डिंग बना ली, फिर सोचा अरे हाँ, यहाँ तो भूकंप भी आते हैं। हाँ, सही बात है। ये तो वैसा हुआ जैसे बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना और एक्सीडेंट के बाद सोचना कि हेलमेट पहन लेना चाहिए था। सेफ्टी फीचर गाड़ी खरीदते समय देखा जाता है, बाद में नहीं। लेकिन क्या ये सच में हो पाता है? अक्सर तो सुनने में आता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पर रख दिया जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जमीनी चुनौती है। और यहीं पर आता है चौथा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य, हाँ, ये है एक सक्षम नियामक वातावरण, इनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और अनुपालन व्यवस्था, कंप्लायंस रिजीम बनाने के लिए संस्थागत और तकनीकी कानूनी ढांचे, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क्स स्थापित करना। बाप रे, ये तो और टेक्निकल है। हाँ, सुनने में बहुत टेक्निकल है, पर इसका मतलब सीधा सा है: मजबूत नियम कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करवाना। अच्छा, मतलब रूल्स और उनका एनफोर्समेंट। एग्जैक्टली। इसमें बिल्डिंग कोड्स आते हैं, किस इलाके में कैसी बिल्डिंग बन सकती है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, लैंड यूज प्लानिंग, कहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउड है, कहाँ नहीं, जैसे नदी के किनारे या पहाड़ी ढलान पर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह। और सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, ये सुनिश्चित करना कि उनका पालन हो, कंप्लायंस हो। इसके लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ट्रैफिक नियम है और उन्हें लागू करने के लिए पुलिस और चालान का सिस्टम है, वैसा ही सिस्टम डिजास्टर सेफ्टी के लिए भी चाहिए, और वो भी ईमानदारी से लागू हो। ठीक है, ये बात समझ आई। पांचवा उद्देश्य है आपदा जोखिमों, डिजास्टर रिस्क्स की पहचान, मूल्यांकन, असेसमेंट और निगरानी मॉनिटरिंग के लिए
एक कुशल तंत्र। ये है खतरे को जानना और समझना, मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसा। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो ये पता लगाना कि देश के किस हिस्से में किस तरह का खतरा हैजर्ड है, कौन से जोन अर्थक्वेक प्रोन है, कहाँ लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है, कौन से तटीय इलाके साइक्लोन या सुनामी की चपेट में आ सकते हैं, कहाँ सूखा पड़ता है। इसे कहते हैं हैजर्ड मैपिंग। हैजार्ड मैपिंग। फिर ये आकलन करना, असेस करना कि अगर आपदा आती है तो कितना नुकसान हो सकता है, जानें कितनी जा सकती हैं, प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हो सकता है, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। इसे कहते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, ओके। और फिर इन खतरों पर लगातार नजर रखना, मॉनिटरिंग करना, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से, बढ़ती अर्बनाइजेशन की वजह से, इसमें सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस मैपिंग, सेंसर्स जैसी टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ अपने रिसोर्सेज लगाने हैं, कहाँ ज्यादा तैयारी करनी है। ठीक है। छठा उद्देश्य, उत्तरदायी और विफल सुरक्षित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ समकालीन पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना। ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की कहानी, मतलब आपदा आने से पहले ही लोगों को चेतावनी मिल जाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जितनी जल्दी और सटीक चेतावनी मिलेगी उतना ही ज्यादा समय मिलेगा तैयारी करने और जान बचाने का। जैसे ओडिशा में साइक्लोन फानी या अम्फन के समय हुआ, सटीक पूर्वानुमान और समय पर चेतावनी के कारण लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका। हाँ, वो तो काफी सक्सेसफुल रहा था। तो ये सिस्टम कंटेम्पररी यानी आधुनिक होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव मतलब चेतावनी मिलते ही एक्शन लिया जाए, और फेल सेफ कम्युनिकेशन ये बहुत क्रिटिकल है। फेल सेफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन चैनल्स ऐसे हों जो आपदा के समय ठप ना हो। अक्सर तूफान में बिजली चली जाती है, फोन लाइनें टूट जाती हैं, मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। ऐसे में चेतावनी कैसे पहुंचेगी? तो बैकअप सिस्टम्स होने चाहिए, सैटेलाइट फोन्स, हैम रेडियो ऑपरेटर्स, सायरन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मस्जिदों मंदिरों से अनाउंसमेंट, मतलब हर संभव तरीका। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो 2 पेन लेकर जाते हैं ना कि एक खराब हो जाए तो दूसरा काम आए, वैसा ही बैकअप कम्युनिकेशन के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल सही। सातवां, समाज के कमजोर वर्गों, वल्नरेबल सेक्शंस की जरूरतों के प्रति देखभाल के दृष्टिकोण, केयरिंग अप्रोच के साथ कुशल प्रतिक्रिया और राहत, एफिशिएंट रिस्पांस और रिलीफ सुनिश्चित करना। अब बात आती है आपदा आने के बाद की। तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया, रिस्पांस देना, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, लोगों को सुरक्षित निकालना और फिर राहत पहुंचाना, खाना, पानी, दवाइयाँ, कपड़े, रहने की अस्थायी जगह, शेल्टर। ये सब काम कुशलता से, एफिशिएंसी से होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उद्देश्य एक और बहुत मानवीय पहलू पर जोर देता है, केयरिंग अप्रोच यानी संवेदनशीलता और वल्नरेबल सेक्शंस का खास ध्यान रखना। वल्नरेबल सेक्शन मतलब वो लोग जो आपदा से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, गरीब लोग। इनका असर सब पर बराबर नहीं होता, इनकी जरूरतें भी अलग होती हैं। हाँ, ये तो है। तो राहत शिविरों में महिलाओं की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना, बच्चों के लिए खेलने और पढ़ने की व्यवस्था करना ताकि उनका ट्रॉमा कम हो, दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल टॉयलेट्स और रैम्प्स बनाना, बुजुर्गों की हेल्थ नीड्स का ख्याल रखना, ये सब केयरिंग अप्रोच का हिस्सा है। ये सिर्फ खाना पानी बांट देना नहीं है, ये लोगों के दुख दर्द को समझते हुए उनकी मदद करना है। जैसे परिवार में कोई बीमार होता है तो हम सिर्फ दवा नहीं देते, उसका मन बहलाते हैं, उसका खास ख्याल रखते हैं ना, वैसा ही। ये वो जरूरी बात है। अक्सर रिलीफ एफर्ट्स में ये मानवीय पहलू कहीं पीछे छूट जाता है। आठवां उद्देश्य है सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्निर्माण को आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं, डिजास्टर रेजिलियंस स्ट्रक्चर्स और आवास हैबिटेट बनाने के अवसर के रूप में लेना। बिल्ड बैक बेटर। यह है बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत। बहुत पावरफुल आइडिया ये। बिल्ड बैक बेटर। हाँ, मतलब जब आपदा के बाद आप दोबारा निर्माण करते हैं, घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, तो सिर्फ पुरानी चीजों को जस का तस खड़ा नहीं कर देना है, बल्कि इस मौके का इस्तेमाल करना है पहले से बेहतर, ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। अच्छा, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जो अगली आपदा को झेल सके। अगर जरूरत हो तो लोगों को ज्यादा खतरनाक जगहों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर बसाना, रीसेटलमेंट। ये संकट को अवसर में बदलने जैसा है। जैसे अगर पुराना कमजोर मकान भूकंप में गिर गया
तो नया मकान बनाते समय उसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाए, भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा आए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है भविष्य की सुरक्षा में। ये सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं है, ये भविष्य के नुकसान को कम करने का तरीका है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यह। और नवा और आखिरी उद्देश्य, आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उत्पादक और सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देना। मीडिया का रोल आजकल बहुत बड़ा है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सब डिजास्टर मैनेजमेंट में ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड हो सकता है, मतलब दो धारी तलवार। अच्छा, कैसे? सही इस्तेमाल हो तो ये चेतावनी फैलाने, लोगों को जागरूक करने, अफवाहों को रोकने और राहत कार्यों में मदद जुटाने में बहुत कारगर हो सकता है। लेकिन गलत इस्तेमाल हो तो ये पैनिक फैला सकता है, गलत जानकारी दे सकता है, सनसनी फैला सकता है। हाँ, ये तो है। सोशल मीडिया पे तो खासकर। बिल्कुल। इसीलिए एनडीएमए का उद्देश्य है मीडिया के साथ एक प्रोडक्टिव यानी उपयोगी और प्रोएक्टिव यानी सक्रिय पार्टनरशिप बनाना। प्रोएक्टिव मतलब सिर्फ आपदा आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं, बल्कि साल भर मीडिया के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाना, उन्हें सही जानकारी देना, उनके जरिए लोगों को शिक्षित करना और आपदा के समय भी एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जानकारी साझा करना ताकि कंफ्यूजन ना हो, अफवाहें ना फैलें। ये वैसा ही है जैसे आजकल कंपनियां पीआर एजेंसीज रखती हैं ताकि मीडिया में उनकी पॉजिटिव इमेज बने और क्राइसिस के समय कम्युनिकेशन मैनेज किया जा सके। एनडीएमए को भी मीडिया को अपना पार्टनर समझना होगा, दुश्मन नहीं। तो ये 9 उद्देश्य मिलकर एनडीएमए के पूरे विजन को जमीन पर उतारने का खाका तैयार करते हैं। ये वाकई दिखाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अब सिर्फ एक इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म विजन का मिला-जुला प्रयास है। बिल्कुल सही। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, रिएक्शन से प्रो एक्शन की तरफ, रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच से हटकर एक होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और प्रिवेंशन फोकस्ड अप्रोच की तरफ। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें लगातार सीखने और सुधार करने की जरूरत है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के फंक्शंस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमने देख लिया कि ये संस्था क्यों बनी, अब देखते हैं कि ये असल में करती क्या है। ये वो बॉडी है जो पूरे देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का खाका खींचती है, ताकि जब कोई मुसीबत आए तो सब कुछ हैपेजार्ड ना हो, बल्कि कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हो। बिल्कुल। बिना एक सेंट्रल गाइडिंग फोर्स के सोचिए क्या हाल होगा। हर राज्य, हर विभाग अपनी अपनी दिशा में चलेगा। एनडीएमए का मकसद ही यही है कि एक नेशनल विजन हो, पॉलिसीज हो, प्लान्स हो, गाइडलाइंस हो। हाँ, और ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, मतलब डिजास्टर आने के बाद क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा फोकस प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पर है। यानी आपदा को रोकना, उसका असर कम करना और जाहिर है पहले से तैयार रहना। तो सबसे पहला काम यहीं से शुरू होता होगा, नीतियां बनाना, पॉलिसीज तय करना। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल फाउंडेशन है। एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट पर नेशनल पॉलिसीज बनाता है। अब ये पॉलिसी एक तरह से आप कह सकते हैं फिलॉसफी या डायरेक्शन तय करती है। अच्छा, जैसे क्या हमारी पॉलिसी सिर्फ रिलीफ देने की होगी या लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पर भी फोकस करेगी? क्या हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे मैंग्रोव या वेटलैंड्स को बचाने पर जोर देंगे? क्या बिल्डिंग कोड्स को सख्ती से लागू करने की पॉलिटिकल विल है भी या नहीं? ये तो बड़े सवाल है। हाँ, ये सब पॉलिसी लेवल डिसीजंस है। मिसाल के तौर पर साइज्मिक जोन्स में कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या पॉलिसी होगी? क्या रेट्रोफिटिंग मतलब पुरानी इमारतों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा? कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स को लेकर क्या अप्रोच रहेगी? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर कितना इन्वेस्ट करना है? ये ब्रॉड स्ट्रोक्स एनडीएमए तय करता है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर फिर डिटेल प्लानिंग होती है। तो ये तो हो गई मोटी मोटी दिशा। इसके बाद आता होगा वो जिसे नेशनल प्लान कहते हैं, वो क्या चीज है? हाँ, पॉलिसी के बाद आता है नेशनल प्लान। ये समझिए देश का डिजास्टर मैनेजमेंट का मास्टर ब्लूप्रिंट। मास्टर ब्लूप्रिंट, हाँ। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी बड़ी शादी या इवेंट के लिए पूरी प्लानिंग होती है ना, कौन क्या संभालेगा, केटरिंग कहाँ से आएगी, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, बजट कितना है, वैसे ये नेशनल प्लान है पूरे देश के लिए। अच्छा, इसमें डिटेल में बताया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या करेगी, हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या रोल है, टेलीकॉम का क्या, पावर का क्या, स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज क्या होंगे, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, पैसा, इक्विपमेंट, ट्रेन पर्सनल। एनडीएमए इस नेशनल प्लान को अप्रूव करता है।
जाहिर है प्लान फ्लेक्सिबल भी होता है क्योंकि असम की बाढ़ और गुजरात के भूकंप से निपटने के तरीके अलग होंगे। हाँ। पर वो सब इसी ओवरआर्चिंग नेशनल प्लान का हिस्सा होते हैं। मतलब एनडीएमए खुद प्लान बनाने के बजाय बने हुए प्लान को मंजूरी देता है। नेशनल प्लान कौन बनाता है फिर? देखिए, नेशनल प्लान बनाने की जिम्मेदारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की होती है, जिसमें की मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होते हैं। एनडीएमए उसे रिव्यू करके अप्रूव करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो नेशनल पॉलिसी के अनुरूप है। अच्छा। और इसी तरह अगला पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स भी अपने स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं। अच्छा, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री अपना प्लान बनाएगी, ट्रांसपोर्ट अपना, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई केमिकल डिजास्टर होता है तो हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रिपेयर्डनेस प्लान काम आएगा। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रोल होगा। अगर बड़ा साइक्लोन आता है तो पावर मिनिस्ट्री को बिजली बहाल करनी होगी, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कम्युनिकेशन लाइंस ठीक करनी होंगी, फूड मिनिस्ट्री को खाने पीने का इंतजाम देखना होगा। हाँ बिल्कुल। तो हर मिनिस्ट्री अपने डोमेन के हिसाब से प्लान बनाती है। लेकिन क्रूशियल बात यह है कि ये सारे डिपार्टमेंटल प्लान्स नेशनल प्लान के साथ इंटीग्रेटेड होने चाहिए, मतलब सिंक में होने चाहिए। सिंक में होना जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं कि सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। एनडीएमए इन डिपार्टमेंटल प्लान्स को भी अप्रूव करता है ताकि सब एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा हों। ये ऑलमोस्ट एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपना पार्ट बजाता है, लेकिन सब मिलकर एक धुन बनाते हैं, कंडक्टर यानी एनडीएमए के डायरेक्शन में। और राज्यों का क्या? डिजास्टर तो आखिर स्टेट्स में आते हैं, उनका रोल कैसे तय होता है? एनडीएमए इसमें क्या करता है? बहुत अहम सवाल है। इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है और डिजास्टर मैनेजमेंट असल में ग्राउंड पर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को ही करना होता है। एनडीएमए का काम है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज यानी एसडीएमएज के लिए गाइडलाइंस तय करना। गाइडलाइंस देना। हाँ, गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस बताती हैं कि राज्यों को अपना स्टेट प्लान बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे एनडीएमए गाइडलाइन दे सकता है कि हर स्टेट को अपने यहाँ के स्पेसिफिक हजार्ड्स, जैसे कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, उसके लिए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना होगा और उसके आधार पर अपना प्लान बनाना होगा। या गाइडलाइन हो सकती है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ब्रिजेस को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने के लिए क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। फिर एसडीएमएज इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की स्पेसिफिक जरूरतों, ज्योग्राफी और रिसोर्सेज के हिसाब से डिटेल्ड स्टेट प्लान बनाते हैं। अच्छा। एक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज डीडीएमएस का भी प्रावधान है। तो ये प्लानिंग ग्रास रूट्स लेवल तक जाती है, नेशनल से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट। ये दिलचस्प है कि एनडीएमए सीधे राज्यों को हुक्म नहीं देता बल्कि गाइडलाइंस देता है। इससे स्टेट्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती होगी। बिल्कुल। एनडीएमए एक फ्रेमवर्क और मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करता है, लेकिन उसे लागू कैसे करना है, इसमें राज्यों को काफी हद तक ऑटोनॉमी होती है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। हर राज्य की चुनौती अलग है, क्षमता अलग है। उत्तराखंड की प्लानिंग महाराष्ट्र से अलग होगी। एनडीएमए ये समझता है। एक और फंक्शन जो मुझे काफी फॉरवर्ड लुकिंग लगा वो है डेवलपमेंट प्लान्स में ही डिजास्टर प्रिवेंशन या मिटिगेशन को इंटीग्रेट करने के लिए गाइडलाइंस देना। ये कैसे काम करता है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट है, रिएक्टिंग टू डिजास्टर्स से प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग देम की तरफ। मतलब आपदा आने का इंतजार नहीं करना। हाँ। इसका मतलब है कि जब भी कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा हो, चाहे वो हाईवे हो, डैम हो, पावर प्लांट हो या कोई नई टाउनशिप हो, उसकी प्लानिंग स्टेज में ही डिजास्टर रिस्क को कंसिडर किया जाए। प्लानिंग में ही? जी। एनडीएमए इसके लिए मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को गाइडलाइंस देता है। जैसे अगर कोई नया हाईवे फ्लड प्रोन एरिया से गुजर रहा है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को एनडीएमए की गाइडलाइंस के हिसाब से ये सुनिश्चित करना होगा कि हाईवे की हाइट पर्याप्त हो, उसमें ड्रेनेज का प्रॉपर इंतजाम हो। अच्छा। अगर कोई फैक्ट्री बन रही है जहां हैजर्डस मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा तो उसे साइस्मिक जोन के हिसाब से डिजाइन करना होगा और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान पहले से तैयार रखना होगा। इससे कहते हैं डिजास्टर प्रूफिंग डेवलपमेंट या मेन स्ट्रीमिंग, DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें प्रिवेंशन, आपदा को होने से रोकना, जैसे बेहतर लैंड यूज प्लानिंग, और मिटिगेशन, अगर आपदा आ भी जाए तो उसका इंपैक्ट कम करना, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, दोनों शामिल हैं। ये लॉन्ग टर्म सोच है, आज थोड़ा ज्यादा खर्च करके भविष्य के बड़े नुकसान से बचना। जैसे हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कि बाद में बड़ा खर्चा ना आए। वही बात है, बीमार पड़े तो खर्चा मैनेजेबल रहे। असली चुनौती तो इम्प्लीमेंटेशन की होती है। क्या एनडीएमए ये भी देखता है कि चीजें जमीन पर हो रही हैं या नहीं? एब्सोल्युटली। कागज पर तो सब अच्छा लगता है। एनडीएमए का एक बड़ा काम है पॉलिसी और प्लान के एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करना? हाँ,
ये सुनिश्चित करना कि जो तय हुआ है वो हो रहा है। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, एसडीएमएज, डीडीएमएज और दूसरी एजेंसीज के बीच तालमेल बिठाना शामिल है। एनडीएमए देखता है कि क्या राज्य सरकारें रेगुलर मॉक ड्रिल्स कर रही हैं, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या बिल्डिंग कोड्स का पालन हो रहा है, क्या अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। ये एक औसतन प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा रोल है, फॉलो अप करना, बॉटलनेक्स हटाना, सब स्टेक होल्डर्स को साथ लाना। अगर कहीं कोऑर्डिनेशन गैप है तो उसे ब्रिज करना एनडीएमए की जिम्मेदारी है। और मिटिगेशन जिसकी हमने बात की, जैसे बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करना या तटबंध बनाना, इसमें तो काफी पैसा लगता होगा। फंड्स कहाँ से आते हैं? एनडीएमए का इसमें क्या रोल है? सही कहा, मिटिगेशन इज ऑफन एक्सपेंसिव। यहीं पर एनडीएमए का एक और फंक्शन आता है, मिटिगेशन के लिए फंड्स के प्रोविजन की रिकमेंडेशन करना। रिकमेंडेशन देना। एनडीएमए केंद्र सरकार को सिफारिश करता है कि किन मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनके लिए कहां से फंड एलोकेट किया जा सकता है। जैसे हो सकता है एनडीएमए रेकमेंड करे कि देश के सबसे वल्नरेबल साइजिक जोन्स में स्कूलों और अस्पतालों की रेट्रोफिटिंग के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए, या कोस्टल स्टेट्स में साइक्लोन शेल्टर्स बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। अच्छा, ये रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन एनडीएमए की एक्सपर्टीज के कारण इन्हें गंभीरता से लिया जाता है और ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। क्या एनडीएमए का काम सिर्फ भारत तक ही सीमित है या इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई रोल है? प्राइमरीली तो डोमेस्टिक फोकस है, लेकिन एक फंक्शन ये भी है कि अगर केंद्र सरकार तय करे तो एनडीएमए दूसरे देशों को भी मेजर डिजास्टर्स के समय सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, दूसरे देशों की मदद भी? हाँ, जैसे 2015 के नेपाल अर्थक्वेक के समय भारत ने बढ़ चढ़कर मदद भेजी थी। एनडीआरएफ टीम्स, रिलीफ मटेरियल, मेडिकल एड, या पड़ोसी देशों में साइक्लोन्स या फ्लड्स के समय मदद करना। एनडीएमए इस तरह के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन में मदद कर सकता है। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सॉफ्ट पावर का भी हिस्सा है। एक फंक्शन थोड़ा जनरल सा लगता है, टेक अदर नेसेसरी मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक तरह का इनेबलिंग प्रोविजन है जो एनडीएमए को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखिए, एक्ट बनाने वाले सब कुछ फोर्सी नहीं कर सकते थे। सही बात है। तो ये क्लॉज एनडीएमए को अधिकार देता है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई भी जरूरी कदम उठा सके जो ऊपर स्पेसिफिकली लिस्ट न किया गया हो, बशर्ते वो प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस या कैपेसिटी बिल्डिंग के दायरे में आता हो। अच्छा, मतलब कुछ नया आ जाए तो? हाँ, जैसे नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना, रिसर्च को फंड करना, कम्युनिटी लेवल पर वॉलंटियर्स तैयार करना, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप करना। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई नया खतरा उभर रहा है, जैसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, GLOFs, या फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं, तो एनडीएमए इस क्लॉज के तहत उससे निपटने के लिए स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स ले सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग पर खास जोर है, यानी लोगों और इंस्टीट्यूशंस की क्षमता बढ़ाना ताकि वो डिजास्टर्स को बेहतर मैनेज कर सकें। इसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस सब आता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल है? एनडीएमए उसके लिए भी नीतियां बनाता है? जी हाँ, एनआईडीएम एक तरह से एनडीएमए का एकेडमिक, रिसर्च और ट्रेनिंग आर्म है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में नॉलेज हब का काम करता है। नॉलेज हब? बिल्कुल। एनडीएमए एनआईडीएम के कामकाज के लिए ब्रॉड पॉलिसीज और गाइडलाइंस तय करता है। मतलब एनडीएमए ये दिशा देता है कि एनआईडीएम को किन एरियाज में रिसर्च करनी चाहिए, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे डिसेमिनेट करना चाहिए। जैसे एनडीएमए कह सकता है कि एनआईडीएम को ड्रॉट मैनेजमेंट या अर्बन फ्लड मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या स्कूल सेफ्टी पर नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने चाहिए। तो एनआईडीएम एनडीएमए के स्ट्रेटेजिक विजन के तहत काम करता है। ये तो हो गए मुख्य कार्य, लेकिन सोर्स में कुछ एडिशनल फंक्शंस का भी जिक्र है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पहला है राहत के न्यूनतम मानकों या मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ के लिए गाइडलाइंस रेकमेंड करना। इसकी क्या जरूरत है? ये बहुत ह्यूमेन और ज़रूरी फंक्शन है। जब डिजास्टर आता है तो प्रभावित लोगों को तुरंत रिलीफ की ज़रूरत होती है, खाना, पानी, शेल्टर, मेडिकल एड। ये गाइडलाइंस सुनिश्चित करती हैं कि रिलीफ में एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन हो, चाहे आपदा किसी भी राज्य में आई हो। हाँ, ये तो जरूरी है। इससे यूनिफॉर्मिटी आती है और प्रभावित लोगों की डिग्निटी बनी रहती है। जैसे रिलीफ कैंप में पर पर्सन कितना अनाज या पानी मिलना चाहिए, गर्भवती महिलाओं या बच्चों के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, टेम्पररी शेल्टर्स कैसे होने चाहिए, सैनिटेशन का क्या इंतजाम हो।
एनडीएमए इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स के लिए गाइडलाइंस रेकमेंड करता है। इससे ये भी रोका जा सकता है कि कहीं बहुत ज्यादा राहत बंट रही हो और कहीं कुछ भी नहीं, या रिलीफ मटेरियल की क्वालिटी खराब हो। ये अकाउंटेबिलिटी भी लाता है रिलीफ ऑपरेशंस में। दूसरा अतिरिक्त कार्य इकोनॉमिक रिलीफ से जुड़ा है, लोन रीपेमेंट में राहत या नए लोन्स की सिफारिश करना। ये कैसे होता है? बुकुर, डिजास्टर्स लोगों की इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ देते हैं। किसान की फसल तबाह, दुकानदार का सामान बह गया, कारीगर के औजार खराब हो गए, किसी का घर टूट गया। हाँ, बहुत नुकसान होता है। ऐसे में अगर उन पर पहले से कोई लोन है तो चुकाना मुश्किल हो जाता है। एनडीए में गंभीर आपदाओं, डिजास्टर्स ऑफ सीवियर मैग्नीट्यूड के मामलों में सिफारिश कर सकता है कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रभावित लोगों को लोन रीपेमेंट में राहत दें, जैसे ईएमआई माफ करना, रीपेमेंट पीरियड बढ़ा देना। अच्छा। साथ ही उन्हें अपनी जिंदगी और लाइवलीहुड दोबारा शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर कम ब्याज पर नए लोन्स देने की भी सिफारिश कर सकता है। सोचिए, किसी छोटे व्यापारी की दुकान बाढ़ में तबाह हो गई, उसे दोबारा खड़ा करने के लिए अगर सस्ता लोन मिल जाए तो कितनी मदद होगी। ये इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उनका क्या कनेक्शन है एनडीएमए से? हम उन्हें हमेशा देखते हैं टीवी पर। हाँ, एनडीआरएफ तो एनडीएमए की ऑन ग्राउंड एक्शन फोर्स है। ये हाईली ट्रेन्ड पर्सनल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ डिजास्टर साइट पर सबसे पहले पहुंचते हैं रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। एनडीएमए का एनडीआरएफ पर जनरल सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल होता है। अच्छा, मतलब कंट्रोल एनडीएमए का होता है। हाँ, आप कह सकते हैं। यानी एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, मूवमेंट और ऑपरेशंस एनडीएमए के निर्देशन में होते हैं। कहाँ कितनी टीमें भेजनी हैं, किस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत होगी, जैसे कहीं कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, कहीं फ्लड रेस्क्यू, ये सब एनडीएमए तय करता है। एनडीआरएफ की परफॉर्मेंस और रेडीनेस भी एनडीएमए मॉनिटर करता है। एक तरह से एनडीएमए दिमाग है तो एनडीआरएफ हाथ पैर हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को ऑथराइज करना, ये भी एक एडिशनल फंक्शन है, मतलब आपातकाल में बिना टेंडर खरीदारी। क्या ये सही है? हाँ, देखिए, डिजास्टर्स में टाइम इज ऑफ द एसेंस। आप नॉर्मल सरकारी खरीद प्रक्रिया जिसमें काफी लंबा समय लगता है, उसका इंतजार नहीं कर सकते। दवाएं, टेंट, कंबल, खाने के पैकेट, बचाव उपकरण, ये सब फौरन चाहिए होते हैं। हाँ, तुरंत जरूरत पड़ती है। तो एनडीएमए जरूरत पड़ने पर संबंधित अथॉरिटीज को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने के लिए ऑथराइज कर सकता है, जिससे नॉर्मल प्रोसीजर्स को बाईपास करके तेजी से खरीदारी की जा सके। इससे जानें बचाई जा सकती हैं। ऑफ कोर्स, इसमें बाद में अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट का मैकेनिज्म होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी खरीद ले, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए ये जरूरी है। और आखिर में एनुअल रिपोर्ट संसद में पेश करना, ये तो अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट हुआ है ना? एग्जैक्टली। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। एनडीएमए को हर साल अपनी एक्टिविटीज की एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसमें बताया जाता है कि साल भर में एनडीएमए ने क्या क्या किया, कौन सी पॉलिसीज बनी, प्लान्स अप्रूव हुए, कहाँ फंड्स रेकमेंड हुए, एनडीआरएस ने क्या काम किया, क्या उपलब्धियां रहीं, क्या चुनौतियां आईं। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती है, जो इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखती है। अच्छा। फिर एमपीज इस पर चर्चा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ये एनडीएमए के कामकाज को पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में लाता है और सुनिश्चित करता है कि वो अपने मैंडेट के प्रति जवाब दे रहे। तो कुल मिलाकर एनडीएमए की जिम्मेदारियां काफी फैली हुई हैं, पॉलिसी बनाने से लेकर इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेट करने, फंड्स रेकमेंड करने, एनडीआरएफ को डायरेक्ट करने और आखिर में संसद को रिपोर्ट करने तक। काफी कॉम्प्लेक्स काम है ये तो। निश्चित रूप से ये एक मल्टी फैसेटेड रोल है, जिसका अंतिम लक्ष्य भारत को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना है। एक ऐसा देश जो आपदाओं का सामना करने के लिए न सिर्फ बेहतर तैयार हो, बल्कि उनसे रिकवर करके जल्दी वापस अपने पैरों पर खड़ा भी हो सके। इसमें कंटिन्यूस एफर्ट, कोऑर्डिनेशन और हाँ, लर्निंग की जरूरत है। सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर चर्चा करेंगे। पिछले हिस्से में हमने नेशनल लेवल की बात की, अब देखते हैं राज्यों में क्या व्यवस्था है। बिल्कुल। देखिए, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, ये सिर्फ केंद्र तक ही नहीं है। हाँ, ये एक्ट कहता है कि हर राज्य सरकार की, मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में एसडीएमए कहते हैं, वो बनाए। अच्छा, एसडीएमए। हाँ, ये अनिवार्य है। समझिए कि राज्य स्तर पर,
मतलब स्टेट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा, पूरी कमान इसी बॉडी के हाथ में है। ओके, तो जैसे सेंटर में एनडीएमए है वैसी स्टेट में एसडीएमए। इंटरेस्टिंग। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कौन लोग होते हैं इसमें, हेड कौन होता है? देखिए, इसके कॉम्पोजिशन में एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके अलावा ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 9 और सदस्य हो सकते हैं। 9 और सदस्य चेयरपर्सन के अलावा? हाँ, चेयरपर्सन के अलावा 9, तो चेयरपर्सन को मिला के कुल अधिकतम 10 लोग इस अथॉरिटी का हिस्सा हो सकते हैं। और चेयरपर्सन कौन है, कोई मिनिस्टर या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट? चेयरपर्सन होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, सीएम साहब। हाँ, और वो भी पदेन चेयरपर्सन होते हैं। ये पदेन या एक्स ऑफिशियो वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से थोड़ा समझा दीजिए, ये गवर्नेंस में काफी आता है। जरूर। एक्स ऑफिशियो या पदेन का सीधा मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, मतलब किसी एक पद पर होने की वजह से कोई दूसरा पद अपने आप मिल जाना। ओके। यहाँ इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली बिना किसी अलग से अपॉइंटमेंट के एसडीएमए का चेयरपर्सन भी बन जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे ही कोई सीएम बना वो एसडीएमए का हेड भी बन गया? एग्जैक्टली। जैसे ही शपथ ली उसी मूवमेंट से वो एसडीएमए के चेयरपर्सन भी हैं। ये पद व्यक्ति से नहीं, उस कुर्सी से जुड़ा है, सीएम की कुर्सी से। गॉट इट। तो सीएम साहब तो हो गए चेयरपर्सन, उनके अलावा कौन? वो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जिक्र हुआ था पहले, उसका भी कोई रोल है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी एसईसी, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो आमतौर पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो भी एसडीएमए के पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी भी? हाँ, और ये बहुत लॉजिकल भी है क्योंकि एसईसी ही तो वो कमेटी है जो स्टेट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को लागू करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, सही बात है। तो अगर उसका प्रमुख एसडीएमए का सदस्य होगा तो पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना रहेगा, वरना प्लान बनते रह जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन शायद उतना इफेक्टिव न हो पाए। सही कहा, कोऑर्डिनेशन तो सबसे जरूरी है, खासकर डिजास्टर के वक्त। तो सीएम हो गए, चीफ सेक्रेटरी जो एसईसी के चेयर भी हैं हो गए, और बाकी सदस्य आपने कहा था मैक्सिमम 8 और हो सकते हैं। हाँ, ये जो बाकी बचे अधिकतम 8 सदस्य हैं, इनको एसडीएमए के चेयरपर्सन यानी मुख्यमंत्री नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, सीएम नॉमिनेट करते हैं? जी, ये सदस्य कौन होंगे ये सीएम तय करते हैं, पर जनरली ये वो लोग होते हैं जिन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट का या प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग या सोशल वर्क जैसे फील्ड्स का अच्छा अनुभव हो, एक्सपर्टीज देखी जाती है। और इन्हीं नॉमिनेट किए गए सदस्यों में से चेयरपर्सन यानी सीएम साहब एक सदस्य को वाइस चेयरपर्सन के तौर पर भी डेजिग्नेट करते हैं। ओके, एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है। और इसका डे टू डे काम कौन देखता है? मतलब एक तरह से सीईओ, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है ना, जो ऑपरेशन संभालता है। हाँ, यहाँ भी सीईओ का पद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन यानी चीफ सेक्रेटरी वही एसडीएमए के पदेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब एक्स ऑफिशियो सीईओ भी होते हैं। अरे वाह, मतलब चीफ सेक्रेटरी का डबल रोल, मेंबर भी और सीईओ भी। हाँ बिल्कुल, तो वो एसडीएमए के सदस्य भी हैं और उसके सीईओ भी। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि एसईजीएमए और एसडीएमए के बीच कितना टाइट इंटीग्रेशन, कितना गहरा जुड़ाव रखने की कोशिश की गई है। सही है। सीईओ होने के नाते एसडीएमए के जो भी फैसले होते हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी काफी हद तक उन पर आ जाती है, वो एक की लिंक बन जाते हैं। वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। टॉप पर सीएम, फिर चीफ सेक्रेटरी, मेंबर भी, सीईओ भी, एक वाइस चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 नॉमिनेटेड मेंबर्स। चलो, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर, इनके काम पर। फंक्शंस क्या हैं, करती क्या है ये अथॉरिटी? नाम से तो जाहिर है डिजास्टर मैनेजमेंट, पर उसमें स्पेसिफिकली क्या क्या? देखिए, इनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है राज्य के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसीज बनाना, नीतियां तय करना और प्लान्स बनाना, योजनाएं बनाना। अच्छा। जैसे देश के लिए एनडीएमए नीतियां बनाता है, वैसे ही राज्य के लिए एसडीएमए ये एक तरह से स्टेट का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि भाई अलग अलग तरह की आपदाओं से, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, साइक्लोन है या कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, इनसे कैसे निपटा जाएगा। इसमें सब कुछ आता है, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम से लेकर रिस्पॉन्स यानी आपदा के समय क्या करना है, और रिकवरी यानी बाद में पुनर्वास और पुनर्निर्माण तक।
पूरा साइकिल कवर होता है। मतलब ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं या बनवाते हैं? हाँ, ये स्टेट प्लान को मंजूरी देते हैं, अप्रूव करते हैं। प्लान बनाने का काम तो राज्य सरकार के संबंधित विभाग करते हैं, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट बाढ़ का प्लान बनाएगा, एग्रीकल्चर सूखे का वगैरह। ओके। लेकिन वो प्लान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। एसडीएमए ये चेक करता है, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्लान नेशनल स्ट्रेटेजी से अलाइन कर रहा है या नहीं। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, ऐसा न हो कि केंद्र कुछ और कह रहा हो, राज्य किसी और ही दिशा में जा रहा हो। कोऑर्डिनेशन इज की। इसके अलावा राज्य सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, ये सब भी अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं। एसडीएमए इन डिपार्टमेंटल प्लान्स को भी अप्रूव करता है। हर डिपार्टमेंट का अपना प्लान? हाँ, सोचिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्लान होगा कि स्कूलों को भूकंप से कैसे सुरक्षित रखा जाए, बच्चों को क्या सेफ्टी ड्रिल सिखाई जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट का प्लान होगा कि किसी बड़ी घटना के वक्त अचानक कैजुअलिटी बढ़ जाए तो उस सर्च कैपेसिटी को कैसे हैंडल किया जाए। पीडब्ल्यूडी देखेगा कि पुल और सड़कें डिजास्टर रिजिलिएंट हैं या नहीं। एसडीएमए इन सब पर नजर रखता है और मंजूरी देता है। अच्छा, ये तो काफी डिटेल्ड अप्रोच हुई। ये नहीं कि बस एक जनरल सा प्लान बना दिया और हो गया काम। हर डिपार्टमेंट को सोचना है। एग्जैक्टली। और बात सिर्फ अलग प्लान बनाने तक ही सीमित नहीं है। एसडीएमए का एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये भी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार के सभी विभाग अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट प्लान्स और प्रोजेक्ट्स में, मतलब जो रोजमर्रा के विकास कार्य हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, इन सब में डिजास्टर प्रिवेंशन, रोकथाम और मिटिगेशन, जोखिम कम करना के उपायों को शुरू से ही इंटीग्रेट करें, डिजाइन स्टेज से ही। अच्छा, इसके लिए एसडीएमए गाइडलाइंस जारी करता है, टेक्निकल हेल्प देता है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कहीं कोई नया हाईवे बन रहा है या कोई बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। आजकल तो हम देखते हैं जरा सी बारिश में सड़कें धंस जाती हैं, पुल बह जाते हैं, खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। मान लीजिए किसी राज्य में पहाड़ी इलाके से हाईवे निकलना है या नदी किनारे कोई बड़ी टाउनशिप बननी है, तो एसडीएमए की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये देखा जाएगा कि क्या वो इलाका लैंडस्लाइड प्रोन जोन में है, क्या वहाँ फ्लैश फ्लड का खतरा है, क्या वो साइज्मिक जोन मतलब भूकंपीय क्षेत्र में आता है। अगर हाँ, तो क्या प्रोजेक्ट के डिजाइन में इन खतरों से बचने या उन्हें कम करने के उपाय शामिल हैं? जैसे क्या हाईवे के साथ ड्रेनेज का सही इंतजाम है, क्या रिटेनिंग वॉल्स मजबूत बनाई जा रही हैं, क्या इमारतों के फाउंडेशन सॉइल टेस्टिंग के आधार पर डिजाइन हुए हैं? अगर ये सब नहीं देखा गया तो विकास के नाम पर हम असल में भविष्य की तबाही की नींव रख रहे होते हैं। बात तो सही है। एसडीएमए का काम इसी इंटीग्रेशन को पुश करना है, ये बहुत जरूरी है। समझ गया, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। अच्छा, और जो स्टेट प्लान बनता है उसे लागू करवाने का काम किसका? सिर्फ प्लान बना देना तो काफी नहीं होता, जैसा हम अक्सर देखते हैं सरकारी योजनाओं में। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। बिल्कुल, स्टेट प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेट करना, उसका समन्वय करना, ये भी एसडीएमए का ही काम है। ये देखना कि डिजास्टर के वक्त या उससे पहले प्रिपेयर्डनेस फेज में सभी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज जैसे पुलिस, फायर सर्विसेज, हेल्थ, सिविल सप्लाईज, एनजीओज वगैरह तालमेल से काम करें। रिसोर्स एलोकेशन सही हो, कम्युनिकेशन चैनल्स क्लियर हो, कहीं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो, मतलब एक ही काम दो लोग ना कर रहे हों और कहीं कोई गैप ना रह जाए। ये कोऑर्डिनेशन बहुत क्रिटिकल होता है, खासकर डिजास्टर के केओस वाले माहौल में। इसके साथ ही एसडीएमए मिटिगेशन यानी जोखिम कम करने और प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी के उपायों के लिए फंड्स के प्रोविजन की सिफारिश भी राज्य सरकार से करता है। अच्छा, पैसों की रिकमेंडेशन? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी कोस्टल स्टेट में साइक्लोन शेल्टर्स बनाने हैं या स्कूलों में अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल्स करवानी है या कहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? एसडीएमए इसकी जरूरत बताता है और बजट रेकमेंड करता है राज्य सरकार को। और ये डिपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट प्लान्स को रिव्यू भी करते हैं, जैसा पहले जिक्र हुआ। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो डिजास्टर प्रूफ हो। हाँ, राज्य के विभागों की डेवलपमेंट प्लान्स की रेगुलर रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करना, ये एसडीएमए की फंक्शंस में शामिल है।
ये देखना कि उनमें प्रिवेंशन और मिटिगेशन मेजर्स शामिल हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी के फ्लड प्लेन में ही कोई बड़ा सरकारी दफ्तर या कॉलोनी बनाने का प्लान अप्रूव हो रहा हो, या किसी लैंडस्लाइड जोन में। एसडीएमए ऐसी चीजों पर नजर रखता है और डिपार्टमेंट्स को गाइड करता है। साथ ही डिपार्टमेंट्स मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रिपेयर्डनेस के लिए जो कदम उठा रहे हैं उनकी समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर गाइडलाइंस जारी करना। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब विभागों और उनके स्टाफ की डिजास्टर रिस्पांस की क्षमता बढ़ाना। जैसे क्या फायर ब्रिगेड के पास हाई राइज बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग अपडेटेड है? क्या अस्पतालों ने मास कैजुअलिटी इवेंट मतलब बहुत सारे घायल एक साथ आ जाएं, उसके लिए कोई ड्रिल की है, कोई तैयारी की है? एसडीएमए इन सब एस्पेक्ट्स को देखता है। और आखिर में अकाउंटेबिलिटी के लिए अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कुछ लेखा जोखा। जरूर, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। एसडीएमए हर साल अपनी एक्टिविटीज की एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है और उसे राज्य सरकार को सौंपता है। और फिर राज्य सरकार फिर इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखती है, विधानसभा में, और अगर राज्य में विधान परिषद है तो वहां भी। अच्छा, सदन में। हाँ, इससे जनप्रतिनिधियों को, एमएलएज, एमएलसीज को पता चलता है कि एसडीएमए ने साल भर क्या काम किया, कहाँ सफलता मिली, कहाँ चुनौतियां रहीं। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी कदम है। चलिए, ये तो हुई राज्य स्तर की बात, एसडीएमए की। हाँ। काफी व्यापक जिम्मेदारियां हैं। हाँ। अब जरा जमीन पर उतरते हैं, जिला स्तर पर। हाँ। क्योंकि असली एक्शन, असली इंप्लीमेंटेशन तो वहीं होना है, ग्राउंड पर। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए के बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 25 सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं रुकता। वो कहता है कि हर राज्य सरकार को अपने हर जिले के लिए एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी होगी। हर जिले में? हाँ, हर जिले में। ये जिला स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट की एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊंची संस्था है, जो एसडीएमए के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में काम करती है। इंटरेस्टिंग। हाँ। तो इसकी टीम कैसी होती है? एसडीएमए से अलग है या वैसी? स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और मुझे लगता है ज्यादा ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डीडीएमए में एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके अलावा अधिकतम 7। एसडीएमए में 9 थे। हाँ, यहाँ 7, यानी चेयरपर्सन समेत कुल अधिकतम 8 लोग। ये एसडीएमए, जहाँ 10 तक हो सकते हैं, से थोड़ा कॉम्पैक्ट है, छोटी टीम है। और चेयरपर्सन कौन? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, डीएम साहब? बिल्कुल, जिले के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, या डेप्यूटी कमिश्नर, डीसी, जो भी डेजिग्नेशन उस राज्य में चलता हो, वो डीडीएमए के पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डीएम के पास जिले के लगभग सभी विभागों पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना, आदेश लागू करवाना उनके लिए संबंधित तो आसान हो जाता है। मेक्स सेंस। डीएम साहब चेयरपर्सन और सदस्य, क्या यहाँ भी को चेयरपर्सन होता है जैसे एसडीएमए में वाइस चेयरपर्सन था? हाँ, डीडीएमए में को चेयरपर्सन का पद है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिले में जो लोकल अथॉरिटी है, मतलब म्युनिसिपल चेयरमैन या हाँ, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हाँ, या पंचायत समिति प्रमुख हैं, उस लोकल अथॉरिटी के चुने हुए प्रतिनिधि डीडीएमए के पदेन से अध्यक्ष होते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब लोकल गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट सीधे जुड़ गए। बिल्कुल, इससे स्थानीय नेतृत्व की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। अच्छा। और यहाँ एक खास प्रोविजन भी है जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के लिए रेलेवेंट है। संविधान की 6ठी अनुसूची वाले जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, वहाँ उस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, सीईएम, डीडीएमए के पदेन को चेयरपर्सन होते हैं। ये उन क्षेत्रों की यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, ये तो खास ध्यान रखा गया है। और अगर जिले में सामान्य पंचायती राज व्यवस्था वाली जिला परिषद है तो उस केस में जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वो डीडीएमए के को चेयरपर्सन होते हैं। ओके, है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लोकल कनेक्ट जरूरी है। जी तो चेयरपर्सन डीएम हो गया और को चेयरपर्सन लोकल रेप हो गया। जी। बाकी कोर टीम में कौन जो डे टू डे ऑपरेशंस देखेंगे? कोर टीम में 3 और पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक तो जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जाहिर है कानून व्यवस्था और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। हाँ। दूसरे चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, हेल्थ रिस्पांस और मेडिकल एड के लिए। बिल्कुल। और तीसरे डीडीएमए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। ये तीनों अधिकारी डिजास्टर के समय सबसे क्रिटिकल रोल्स में होते हैं, इसलिए इनका डीडीएमए में होना बिल्कुल स्वाभाविक है।
एसपी और सीएमओ तो समझ में आता है, वो पदेन सदस्य हैं क्योंकि वो एसपी और सीएमओ हैं। लेकिन ये सीईओ कौन है? क्या ये भी पदेन है? डीएमई सीईओ भी होते हैं? नहीं, यहाँ थोड़ा अलग है। डीडीएमए के सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अलग से की जाती है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स देम। हाँ, जरूरी नहीं कि वो डीएम या एसपी सीएमओ हो। अक्सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडीएम रैंक के अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है जो फुल टाइम इस काम को देख सके। मतलब एक डेडिकेटेड ऑफिसर। हाँ, एक तरह से। सीईओ, जैसा कि नाम से पता चलता है, डीडीएमए के डे टू डे ऑपरेशंस और प्लान्स के एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, चेयरपर्सन यानी डीएम के निर्देशन में। अच्छा, इनके अलावा और कौन सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम 7 अन्य सदस्य कहे थे आपने, तो डीएम, कोचेयर, एसपी, सीएमओ, सीईओ, ये 5 हो गए, बचे 2। हाँ, चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन, एसपी, सीएमओ और सीईओ के अलावा राज्य सरकार चाहे तो जिले के 2 और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को डीडीएमए के सदस्य के रूप में अपॉइंट कर सकती है। अपनी जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, जिले की जरूरत के हिसाब से। जैसे अगर जिला बाढ़ प्रोन है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सदस्य बनाया जा सकता है। अगर अर्थक्वेक प्रोन है तो शायद पीडब्ल्यूडी के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले अधिकारी को। ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। तो कुल मिलाकर डीडीएमए का स्ट्रक्चर वाकई ज्यादा ऑपरेशनल और ग्राउंड लेवल का लगता है। डीएम, एसपी, सीएमओ जैसे की ऑफिसर्स, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक डेडिकेटेड सीईओ और जरूरत के हिसाब से अन्य तकनीकी अधिकारी। ये टीम ऑन ग्राउंड एक्शन के लिए बेहतर लगती है एसडीएमए की तुलना में। बिल्कुल, डिजाइन का इंटेंट यही लगता है कि जिला स्तर पर तेजी से फैसले लिए जा सकें और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, क्योंकि डिजास्टर तो जिला स्तर पर ही हिट करता है ना पहले। सही बात है। अब आते हैं डीडीएमए के फंक्शंस पे। जिला स्तर पर इनकी क्या भूमिका है? जाहिर है एसडीएमए के अंडर काम करते होंगे, उनके डायरेक्शंस फॉलो करते होंगे। हाँ, डीडीएमए जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन करने वाली मुख्य संस्था है। ये एनडीएमए और एसडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार काम करती है। एसेंशियली ये जिला स्तर पर नेशनल और स्टेट स्ट्रैटेजीज को एक्शन में तब्दील करती है, जमीनी हकीकत में उतारती है। तो मतलब जैसे एसडीएमए स्टेट प्लान अप्रूव करता था, वैसे डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाता है। एग्जैक्टली। डीडीएमए का एक प्रमुख काम है जिले के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना, और इसमें डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स प्लान भी शामिल होता है। अच्छा, रिस्पॉन्स प्लान भी। हाँ, ये प्लान बहुत स्पेसिफिक और डिटेल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बाढ़ संभावित जिले के प्लान में साफ लिखा होगा कि कौन से गांव ज़्यादा वल्नरेबल हैं, लोगों को निकालने के लिए सेफ इवैक्यूएशन रूट्स कौन से हैं, कहाँ टेम्पररी शेल्टर्स बनेंगे जैसे स्कूल या पंचायत भवन, रिलीफ मटेरियल कहाँ स्टोर होगा, किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, कम्युनिकेशन प्लान क्या होगा, कौन किससे कोऑर्डिनेट करेगा। ये एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ कागज पर रखने के लिए नहीं। डीडीएमए नेशनल पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, नेशनल प्लान, स्टेट प्लान और जाहिर है अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करता है। मॉनिटर भी करता है। हाँ, निगरानी रखता है। ये देखता है कि जिले में जो भी काम हो रहा है वो हायर लेवल स्ट्रैटेजीज के अनुरूप हो। जैसे अगर नेशनल लेवल पर हीट वेव से बचने के लिए डूज एंड डोंट्स जारी हुए हैं, तो डीडीएमए सुनिश्चित करेगा कि जिले में उनका प्रचार हो, अस्पतालों में ज़रूरी इंतजाम हो, पानी के प्याऊ लगें, स्कूलों का समय बदला जाए वगैरह। और जिले के अंदर जो वल्नरेबल इलाके हैं उनकी पहचान करना, ये तो प्लानिंग के लिए बेसिक जरूरत है। पता तो हो कहाँ खतरा ज्यादा है। बिल्कुल, डीडीएमए का काम है ये इंश्योर करना कि जिले में आपदाओं के प्रति सेंसिटिव एरियाज, मतलब वल्नरेबल एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएं। और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, नगर पालिका, उन एरियाज में प्रिवेंशन और मिटिगेशन के उपाय करें। जैसे मैपिंग करवाएगा और देखेगा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन बायलॉज सख्ती से लागू हों ताकि नए बनने वाले घर सुरक्षित हों। या किसी कोस्टल जिले में देखेगा कि साइक्लोन वार्निंग्स के लिए जो सिस्टम लगा है वो काम कर रहा है या नहीं, लोगों को पता भी है या नहीं। साथ ही डीडीएमए ये भी इंश्योर करता है कि एनडीएमए और एसडीएमए ने प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका जिले के सभी डिपार्टमेंट्स और लोकल बॉडीज द्वारा पालन किया जाए। अच्छा, मतलब फॉलो अप। हाँ, फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। जैसे मॉनसून से पहले एसडीएमए गाइडलाइन जारी कर सकता है कि सभी शहर
अपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन साफ करवाएं। डीडीएमए देखेगा कि जिले की नगरपालिकाओं ने ये किया या नहीं। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये फॉलोअप बहुत जरूरी है, वरना गाइडलाइन सिर्फ कागज पर रह जाती हैं। ट्रेनिंग और अवेयरनेस का क्या? क्योंकि सिर्फ सरकारी मशीनरी तैयार होने से काम नहीं चलता। आम आदमी, स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स सबको तैयार होना पड़ता है। डिजास्टर तो किसी को बताकर नहीं आता। हाँ, ये डीडीएमए का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जिले के ऑफिशियल्स, स्टाफ और खासकर वॉलंटरी रेस्क्यू वर्कर्स जैसे सिविल डिफेंस वाले होते हैं, एनएसएस, एनसीसी कैडेट्स होते हैं, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स होते हैं, इनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करना। किस तरह की ट्रेनिंग? इसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो सकती है, सर्च एंड रेस्क्यू की, बेसिक फायर फाइटिंग की, फ्लड रेस्क्यू टेक्निक्स की, ज़रूरत के हिसाब से। स्कूलों और दफ्तरों में जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो भी अक्सर डीडीएमए के कोऑर्डिनेशन से होती हैं। इसके अलावा आम जनता के लिए कम्युनिटी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें लोकल अथॉरिटीज़, एनजीओज़, RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, महिला स्वयं सहायता समूह, SHGs, इन सब का सहयोग लिया जाता है। जैसे इसमें क्या करते हैं? जैसे भूकंप आने पर क्या करें, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन, इसका डेमो देना, बाढ़ आने पर जरूरी सामान का इमरजेंसी किट कैसे बनाएं, ये सिखाना, लोकल लैंग्वेज में पैम्फलेट्स बांटना, नुक्कड़ नाटक करना। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और अर्ली वार्निंग्स, टेक्नोलॉजी का इसमें बड़ा रोल है आजकल। मौसम विभाग की चेतावनियां आती हैं। बिल्कुल। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को जिले में सेटअप करना, मेंटेन करना, रिव्यू करना और अपग्रेड करना डीडीएमए के कार्यों में शामिल है। और सिर्फ सिस्टम लगाना काफी नहीं, ये भी देखना कि वार्निंग और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक सही समय पर और आसानी से समझ आने वाले फॉर्मेट में पहुंचे। डिससेमिनेशन वो कैसे करते हैं? इसके लिए साइरन्स का इस्तेमाल हो सकता है, SMS अलर्ट्स भेजे जा सकते हैं, लोकल टीवी, रेडियो पर घोषणा हो सकती है, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल हो सकता है, मोबाइल ऐप्स के जरिए जानकारी दी जा सकती है और यहाँ तक कि गाँव में मस्जिदों, मंदिरों के लाउड स्पीकर्स से मुनादी करवाने जैसे ट्रेडिशनल तरीके भी अपनाए जाते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी इंफॉर्मेशन तेजी से फैलती है, उसका भी सही इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, वो तो है। डीडीएमए जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी अलग अलग एजेंसीज जैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एनजीओज, कम्युनिटी ग्रुप्स, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी करता है, उन्हें सलाह देता है, मदद करता है। अच्छा। जैसे किसी डिजास्टर के बाद रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर कई प्लेयर्स आ जाते हैं। सरकार भी बांट रही है, एनजीओज भी बांट रहे हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से भी बांट रहे हैं। डीडीएमए ये सुनिश्चित करता है कि तालमेल रहे, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और रिलीफ सही लोगों तक पहुंचे, कहीं डुप्लीकेशन ना हो और कोई जरूरतमंद छूट ना जाए। और रिलीफ सेंटर्स की व्यवस्था, डिजास्टर के समय लोगों को कहीं तो सुरक्षित ठहराना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है कई बार। हाँ, डीडीएमए पहले से ही, मतलब ब्लू स्काई टाइम में, ऐसी बिल्डिंग्स और जगहों को आइडेंटिफाई करके रखता है जिन्हें जरूरत पड़ने पर रिलीफ सेंटर्स या कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ये अक्सर स्कूल होते हैं, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल्स, पंचायत घर, सरकारी गेस्ट हाउस, ऐसी जगह। सिर्फ पहचानना ही नहीं, डीडीएमए को ये भी प्लान करना होता है कि इन जगहों पर जरूरत पड़ने पर पानी, सैनिटेशन, बिजली, खाने की व्यवस्था कैसे की जाएगी। ये प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा है। हाँ, ये जरूरी है। इमेजिन कीजिए, बाढ़ के समय लोगों को स्कूल में ठहरा दिया, पर वहां पीने का पानी ही नहीं है या टॉयलेट्स जैम है, तो वो और बड़ी समस्या बन जाएंगी। इसलिए ये प्लानिंग पहले से करनी होती है। और आखिर में एक्ट डीडीएमए को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो कहता है कि डीडीएमए ऐसे और काम भी कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट या एसडीएमए उसे सौंपे या जो डीडीएमए खुद जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जरूरी समझे। ये क्लॉज डीडीएमए को लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी समझ से इनिशिएटिव लेने की पावर देता है। वाकई एसडीएमए और डीडीएमए का ये पूरा ढांचा, ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस कागज पर तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव और वेल थॉट आउट लगता है। स्टेट लेवल पर पॉलिसी और स्ट्रैटेजी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका डिटेल्ड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, वो भी लोकल बॉडीज और कम्युनिटी को साथ लेकर। लेकिन शायद असली सवाल ये है कि ये स्ट्रक्चर जमीन पर कितना इफेक्टिव है। क्या ये सिर्फ एक्ट में लिखा है या सच में आपदाओं के समय ये बॉडीज डिसाइसिव रोल निभा पाती हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत जायज है।
लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ढांचा देता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस उसके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है कि कितना रिसोर्स मिलता है, कितनी पॉलिटिकल विल है, अधिकारियों और स्टाफ की कैपेसिटी कितनी है, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है और सबसे ज़रूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना है। इन सब पर निर्भर करेगा कि यह सिस्टम कितना कामयाब है। सही कहा। खैर, ये तो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। फिलहाल मुझे लगता है हमने एसडीएमए और डीडीएमए को काफी विस्तार से समझ लिया है। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को भी क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 68 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें आज हमने राज्य और जिला स्तर की अथॉरिटीज पर फोकस किया, पर हमारी आज की ये बातचीत जानकारी पूर्ण रही होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।